जब भी हम विज्ञान की किसी बड़ी फील्ड के बारे में सोचते हैं, चाहे वो बायोलॉजी हो या जेनेटिक्स, तो उसके पीछे ना अक्सर एक पायनियर का हाथ होता है, एक ऐसा इंसान जिसने उसकी नींव रखी। तो आज हम ऐसे ही कुछ महान लोगों की कहानी जानेंगे। तो सवाल ये उठता है कि साइंस की कोई नई फील्ड आखिर शुरू कैसे होती है? क्या ये बस यूं ही अचानक हो जाता है या इसके पीछे कोई प्रोसेस है? असल में इसकी शुरुआत होती है अक्सर एक अकेले इंसान से। कोई ऐसा जो एक बिल्कुल नया सवाल पूछ बैठता है, या फिर दुनिया को एक ऐसे नए नज़रिए से देखता है जैसे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। तो चलिए कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और इसकी शुरुआत हम करेंगे अरस्तू से। उन्होंने एक बहुत ही बुनियादी पर क्रांतिकारी आइडिया दिया, अवलोकन। यानी थ्योरीज पर मत जाओ, अपनी आंखों से देखो, ऑब्जर्व करो और सीखो। देखिए, अरस्तू से पहले दिक्कत क्या थी? जानवरों की जो दुनिया थी ना, वो एक बहुत बड़ा उलझा हुआ रहस्य थी। जानकारी तो थी, पर सब कुछ बिखरा पड़ा था। कोई व्यवस्था नहीं, कोई क्रम नहीं, बस एक पहेली। तो अरस्तू ने क्या किया? उन्होंने इस पूरी गड़बड़ी को एक सिस्टम में ढाला। उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, बल्कि सच में जानवरों को देखा, स्टडी किया और 500 से भी ज्यादा प्रजातियों को क्लासिफाई कर दिया। और उनका सबसे बड़ा योगदान, उन्होंने जानवरों को 2 मेन ग्रुप्स में बांटा, एक जिनमें लाल खून होता है और दूसरे जिनमें नहीं होता। ये इतना बड़ा कदम था कि इसने आने वाली कई सदियों के लिए बायोलॉजी की दिशा ही बदल दी, और इसी वजह से उन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन तो एक बात हुई। अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एंड्रियस वेसेलियस की। ये वो इंसान थे जिनमें हिम्मत थी पुरानी जमी जमाई बातों को चुनौती देने की। उस जमाने में प्रॉब्लम ये थी कि 1000 साल से भी ज्यादा वक्त से सब लोग ह्यूमन एनाटॉमी के लिए एक पुराने फिजिशियन गैलन की किताबों पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। मजे की बात यह है कि गैलन ने कभी किसी इंसान का डिसेक्शन किया ही नहीं था। उनकी सारी की सारी नॉलेज जानवरों पर, खास तौर पर बंदरों पर बेस्ड थी। और वेसेलियस को यह तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था। वो इससे बहुत फ्रस्ट्रेट थे। उन्होंने इसे घृणित तक कहा। सोचिए, एक लेक्चर हॉल है जहां प्रोफेसर साहब एक कौवे के तरह ऊंचे मंच पर बैठकर बस किताब से पढ़ रहे हैं और नीचे कोई और डिसेक्शन कर रहा है। कोई प्रैक्टिकल कनेक्शन ही नहीं था। वेसेलियस ने इस सब को बदल दिया। उन्होंने एक क्रांतिकारी बदलाव लाया। जहां गैलन की पूरी एनाटॉमी जानवरों पर बेस्ड थी, वहीं वेसेलियस ने सीधे डायरेक्टली इंसानी शरीर का डिसेक्शन करके स्टडी किया। उन्होंने कहा, किताबों पर नहीं, अपनी आंखों पर भरोसा करो। और उन्होंने एक एक करके सबूतों के साथ गैलन की सदियों पुरानी गलतियों को सामने रखा। जैसे कि उन्होंने बताया कि इंसान की छाती की हड्डी स्टर्नम के 7 नहीं बल्कि 3 हिस्से होते हैं, या ये कि हमारा निचला जबड़ा 2 नहीं बल्कि एक ही हड्डी से बना है। ये छोटी छोटी बातें नहीं थीं, ये बहुत बड़ी खोजें थीं, और इन्हीं खोजों ने मॉडर्न ह्यूमन एनाटॉमी की नींव रखी। इसीलिए तो वेसेलियस को आधुनिक शारीरिकी का जनक कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कैरोलस लिनियस की ओर। यहाँ जो कोर आइडिया है वो है सिस्टमैटाइजिंग का, यानी एक ऐसा सिस्टम बनाने का जो सब समझ सकें पूरी दुनिया में। लिनियस से पहले की दुनिया में केओस था। सोचिए, वैज्ञानिकों को किसी एक ही पौधे के बारे में बात करनी है, लेकिन उसके दसियों लंबे लंबे कंफ्यूजिंग लैटिन नाम हैं। कोई अमेरिका में कुछ और कह रहा है, यूरोप में कुछ और। आपस में बात करना लगभग नामुमकिन था। तो लिनियस ने एक बहुत ही एलिगेंट और सिंपल सॉल्यूशन दिया, द्विपद नामकरण या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। मतलब हर जीव को बस 2 भाग का एक नाम दिया जाएगा, एक उसके जीनस का, दूसरा उसकी प्रजाति का। जैसे हम इंसान, होमो सेपियंस। बस इतना सिंपल। इस एक सिस्टम ने बायोलॉजी में कम्युनिकेशन को हमेशा के लिए बदल दिया, और इसीलिए वो कहलाए वर्गीकी के जनक। तो अरस्तू, वेसेलियस और लिनियस, इन लोगों ने जो नींव रखी थी ना, उस पर आगे चलकर और भी कई महान वैज्ञानिकों ने पूरी की पूरी इमारत खड़ी कर दी। तो चलिए जरा जल्दी से कुछ और पायोनियर्स और उनके कमाल के योगदानों पर भी नजर डालते हैं। पहले हैं रॉबर्ट कोच। इन्होंने बीमारियों को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने यह साबित किया कि बीमारियां किसी बुरी किस्मत या हवा से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कीटाणुओं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं। उन्होंने जर्म थ्योरी को पक्का किया, ये बताकर कि एक खास कीटाणु एक खास बीमारी फैलाता है, और यहीं से शुरुआत हुई जीवाणु विज्ञान की। फिर आते हैं एडवर्ड जेनर। इन्होंने दुनिया को पहला वैक्सीन दिया, चेचक का टीका। जरा सोचिए, एक खोज जिसने अनगिनत जानें बचाईं।
इसी के साथ प्रतिरक्षा विज्ञान यानी इम्यूनोलॉजी के पूरे फील्ड का जन्म हुआ, जिसने हमें सिखाया कि हमारा शरीर बीमारियों से कैसे लड़ता है। और ग्रेगर मेंडल एक बगीचे में मटर के पौधों पर सिंपल से एक्सपेरिमेंट्स करते करते उन्होंने जिंदगी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को सुलझा दिया। उन्होंने इनहेरिटेंस के नियम खोज निकाले, यानी ये पता लगाया कि माता पिता के गुण बच्चों में कैसे आते हैं, और बस इसी के साथ वो बन गए आनुवंशिकी के जनक। और हाँ, लुई पास्चर को कैसे भूल सकते हैं, सूक्ष्म जैविकी के जनक। दूध को खराब होने से बचाने वाले पास्चराइजेशन प्रोसेस से लेकर एंथ्रैक्स और रेबीज जैसी जानलेवा बीमारियों के टीके बनाने तक पब्लिक हेल्थ पर उनका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। तो इन सब महान वैज्ञानिकों की लेगेसी क्या है? मतलब ये हमारे लिए असल में क्या छोड़कर गए हैं? देखिए, इनकी विरासत सिर्फ इनकी डिस्कवरीज नहीं है, बल्कि सोचने का एक पूरा नया तरीका है। उन्होंने हमें 3 फंडामेंटल बातें सिखाई। पहली, दुनिया को सीधे अपनी आंखों से देखो। दूसरी, सबूतों के साथ पुरानी स्थापित बातों पर भी सवाल उठाओ। और तीसरी, जो भी ज्ञान मिले उसे एक सिस्टम में ढालो ताकि वो सबके काम आए। तो बात यह है कि इन लोगों ने हमें सिर्फ फैक्ट्स नहीं दिए, उन्होंने हमें सच्चाई तक खुद पहुंचने के टूल्स दिए, वो तरीका दिया जिसे आज हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। और ये हमें आज के एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आज की जो नई फ्रंटियर्स हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जीन एडिटिंग, इनके जनक और जननी कौन बन रहे हैं? ये वो इतिहास है जो हमारी आंखों के सामने लिखा जा रहा है।